गुड मॉर्निंग बच्चों, विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज एनटीपीसी का हम लोगों का सेट नंबर 3 चल रहा है बाबू। सेट नंबर 1 और 2 जो लोग नहीं देखे होंगे उसको देख लीजिए आप लोग। और ये सेट आपके लिए एनटीपीसी के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, तो इस सेट को हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं आज का टेस्ट। तो आज के टेस्ट में हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोगों का? जीएस सेक्शन का। जीएस सेक्शन के क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही हम लोगों को दिख रहा है बाबू। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको देखेंगे। कह रहा है कि प्रकाश का रंग मूलतः निम्नलिखित तथ्य पर निर्भर करता है कि किसी भी लाइट को हम लोग देख रहे हैं तो उस लाइट का अपना एक कलर है, तो कलर क्यों है। ठीक है, तो जनरली इस क्वेश्चन में क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि उस ताप पर निर्भर करता है। नहीं, टेम्परेचर के कारण लाइट का वेव लेंथ जो है, तरंग दैर्ध्य जो है, ये चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ये बेस्ट आंसर होगा कि ये प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रकाश के वेवलेंथ पर निर्भर करता है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोगों का? जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है बाबू कि सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सोडा वाटर आप लोग देखते होंगे सड़कों पर बिकते रहता है। तो वाटर प्लस CO2। ठीक है, वाटर प्लस CO2 को बाबू हम लोग बोलते हैं सोडा वाटर। वाटर प्लस CO2 को हम लोग बोलते हैं सोडा वाटर। जनरली जब पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है तो ये बनाता है कार्बोनिक एसिड। क्या बनाता है बाबू? कार्बोनिक एसिड। तो जनरली जब हम लोगों से पूछा जाता है कि सोडा वाटर में कौन सा एसिड होता है तो हम लोग ध्यान रखेंगे कार्बोनिक एसिड हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO इसका केमिकल फार्मूला होता है। ऑक्सीजन के बारे में आप लोग जानते ही हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को रोक देती है, जिसके कारण व्यक्ति बेहोश हो सकता है या व्यक्ति की मौत हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लोग बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये कहाँ से निकलता है? तो निकलने की बात करेंगे तो जब किसी फ्यूल्स को हम लोग जलाते हैं और उसको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 7 फोकस करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन पर कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो बाबू हमारे बॉडी पे जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हमारे ब्लड का नहीं रहेगा तो हमारा ब्लड सर्कुलेट हो ही नहीं पाएगा। तो हम लोग याद रखेंगे कि हमारे ब्लड का जो ब्लड प्रेशर है वह प्रेशर जो है वायुमंडलीय दाब से हमेशा क्या रहता है? अधिक रहता है। जिस दिन कम हो जाएगा तो फिर पॉसिबल नहीं है ब्लड को सर्कुलेट कराना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH कारक का नाम किससे संबंधित है? RH कारक को बाबू हम लोग बोलते हैं RH फैक्टर। क्या बोलते हैं इसे? RH फैक्टर। इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू RH कारक। RH कारक जो है बाबू, यह एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है। RH कारक क्या है बाबू? यह विशेष प्रकार का एंटीजन होता है जिसकी खोज 1940 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने इस एंटीजन का खोज किया और इस एंटीजन की खोज होती है बाबू साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। और ये एक बंदर में किया गया और उस बंदर की प्रजाति का नाम था रिसस मंकी। तो रिसस मंकी की प्रजाति में RH फैक्टर का खोज किया गया। यह एक स्पेशल टाइप का एंटीजन होता है जो लगभग 87% ह्यूमन बींग्स के ब्लड में पाया जाता है। यानी इस पृथ्वी पे जो 87% मनुष्य की आबादी है उसमें 87% लोगों में यह RH फैक्टर पाया जाता है। जिस ब्लड ग्रुप में यह फैक्टर अवेलेबल होता है उसको RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं, और जिसमें यह अवेलेबल नहीं होता है उसे हम लोग RH निगेटिव ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो RH पॉजिटिव RH निगेटिव किसके बेसिस पर है? तो यह हम लोगों के RH फैक्टर के बेसिस पर है कि जिस ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर अवेलेबल है उसको हम लोग बोलेंगे कि RH पॉजिटिव ग्रुप है।
और जब नहीं होगा तो RH निगेटिव कहेंगे। और यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है बाबू कि जैसे कोई RH पॉजिटिव व्यक्ति है और यह चाहता है कि हम RH पॉजिटिव को ब्लड दें, तो दे सकता है। कोई व्यक्ति RH निगेटिव ब्लड का है, वह चाहता है RH निगेटिव को दें, तो दे सकता है। कोई व्यक्ति RH निगेटिव है और यह RH पॉजिटिव को देना चाहता है, तो यह भी दे सकता है। लेकिन RH पॉजिटिव जो है यह RH निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। अगर देगा तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा और व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो RH पॉजिटिव कभी भी RH निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। और एक बीमारी की यहाँ से और हम लोग चर्चा कर लेंगे, वह बीमारी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बीमारी है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा उस बीमारी का, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस एक बीमारी है। इसमें होता क्या है कि ये जब कंडीशन रहता है तो कोई फीमेल और मेल के साथ यह कंडीशन है। क्या मेल के और फीमेल के साथ? कि अगर RH पॉजिटिव माता है, हालांकि RH पॉजिटिव पिता और RH निगेटिव माता, या हम लोग बोल सकते हैं कि पत्नी RH निगेटिव हो और पति RH पॉजिटिव हो। तो अगर ये कंडीशन होता है, या सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोलें कि किसी RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH निगेटिव महिला से होता है, तो ऐसी महिला केवल एक बच्चे को जन्म दे पाती है, बाकी बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बाबू एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। इसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। ऐसा न हो इसलिए इससे बचने के लिए एक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं एंटी-डी इम्यूनोग्लोबिन। एंटी-डी इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस के कंडीशन में लगाया जाता है। क्लियर बाबू? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये शर्वरी दत्ता है। शर्वरी दत्ता है ये। ऊष्मा संवाहक गुणांक का आयाम क्या होगा? डायमेंशन पूछ रहा है बाबू। तो जैसे हम लोग डायमेंशन निकालते हैं बाबू फोर्स का, या कोई भी डायमेंशन निकालते हैं हम लोग, तो उसके लिए यूज क्या करते हैं कि हम लोग जनरली डायमेंशन निकालने के लिए MLT का प्रयोग करते हैं। किसका बाबू? MLT का प्रयोग करते हैं। और जब टेम्परेचर की बात होती है तो उसके लिए K का यूज करते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में जो ऊष्मा संवाहकता गुणांक है, जिसको हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, इसका डायमेंशन दिए गए ऑप्शन में D होगा, जहां पे M किसको शो करेगा बाबू? तो ये मास को शो करेगा। M किसको शो करेगा? मास को शो करेगा। L किसको शो करेगा बाबू? लंबाई को शो करेगा। और T जो शो करेगा यह समय को शो करेगा। और K जो है यह तापमान को शो करेगा। किसको? टेम्परेचर को, तापमान को यह शो करेगा। क्लियर बाबू? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस तंत्र से हार्मोन नियंत्रित होते हैं? पहले तो ये जानना होगा बाबू कि जो हमारे बॉडी से हार्मोन सर्कुलेट होते हैं, जो हमारे बॉडी से हार्मोन निकलते हैं, तो ये हार्मोन जनरली जो हम लोगों के बॉडी से निकलते हैं वो ग्लैंड से निकलते हैं, ग्रंथि से निकलते हैं। लेकिन हमारे शरीर में ग्लैंड दो तरह का है, एक इंडोग्लाइन है और एक एक्सोग्लाइन है, और एक है मिक्स ग्लैंड। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं हार्मोन का, तो हार्मोन निकलता है बाबू इंडो से। हार्मोन किससे निकलता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से। तो ये जो हार्मोन कंट्रोल होगा बाबू, ये हमारे अंतःस्रावी तंत्र से ही कंट्रोल होगा। अंतःस्रावी तंत्र से हमारे बॉडी में हार्मोन को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। परिसंचरण तंत्र में बाबू हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड घूमते रहता है, पानी घूमते रहता है, या लिम्फ घूमते रहता है, LYMPH, तो ये जब हमारे बॉडी में कोई भी मटेरियल, कोई भी लिक्विड सर्कुलेट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये सर्कुलेटरी तंत्र के अंतर्गत है। प्रजनन के अंतर्गत कोई भी जीव अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देने के लिए जिस प्रोसेस से गुजरता है उसको हम लोग प्रजनन तंत्र कहते हैं। प्रतिरक्षण तंत्र का मतलब कि हमारा शरीर विभिन्न बीमारियों से, विभिन्न बैक्टीरियों से लड़ने के लिए जो क्षमता डेवलप करता है उसको हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से जानते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं बाबू क्या है। क्वेश्चन है 16 नंबर बाबू हम लोगों का कि मानव किडनी, क्वेश्चन कर रहा है हम लोग कि मानव किडनी में जो स्टोन पाए जाते हैं वो स्टोन का केमिकल नेम क्या है? तो हमारे किडनी में जो स्टोन पाए जाते हैं बाबू उसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट। कैल्शियम ऑक्जिलेट के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। कैल्शियम ऑक्जिलेट के नाम से हम लोग जानते हैं जो हमारे किडनी में स्टोन होता है। यूरिक अम्ल जो है यह हमारे हड्डियों के जोड़ों में जमा हो जाता है।
जोड़ों पर जमा हो जाएगा और यह गठिया रोग उत्पन्न करेगा। यह गठिया रोग उत्पन्न करता है यूरिक अम्ल जब हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फार्मूला CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को बाबू हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग चूना पत्थर कह सकते हैं, संगमरमर कह सकते हैं इसी को, क्लियर। इसी को मोती भी कह सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर भी कहते हैं, मोती भी कहते हैं और इसी को हम लोग चूना पत्थर लाइमस्टोन के नाम से भी जानते हैं। और जो कैल्शियम सल्फेट है तो CaSO4 इंटू हाफ H2O लिखेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाएगा। CaSO4 इंटू 2H2O लिखेंगे तो ये जिप्सम कहलाएगा। तो कैल्शियम सल्फेट को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोल सकते हैं, जिप्सम भी बोल सकते हैं, क्लियर। चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू हम लोगों का क्या है। संघीय सूची में विषयों की संख्या कितनी है बस? तो संघीय सूची में पहले जो विषय थे बाबू इनकी संख्या थी 97 पहले, लेकिन अभी जो है इनकी संख्या 100 है। कितनी है? 100 है। बी नंबर ऑप्शन को सुधार लेंगे हम लोग तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 102 की जगह 100, क्लियर। तो संघ सूची में लिस्ट की संख्या कितनी हो गई? सब्जेक्ट की संख्या 100 प्रेजेंट टाइम में। पहले कितना था बाबू? तो पहले था हम लोगों का 97। राज्य सूची में 61 है, समवर्ती सूची में 52 है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो 90 नंबर क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन को हम लोगों को बनाना पड़ेगा, तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी थोड़ा समय लीजिए 30 सेकेंड और बनाइए इस क्वेश्चन को, ठीक है। समय दे दिए हैं, बनाइए आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं। 90 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लैंप का प्रतिरोध न्यूनतम होगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाइए आप लोग। क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग देखा जाए, ठीक है। चलिए तो कोशिश किए होंगे आप लोग बनाने का। देखिए जब हम लोग बात करते हैं इसका क्या बोल रहा है बाबू की प्रतिरोध रेसिस्टेंस इक्वल टू ए नंबर ऑप्शन का चेक कर रहे हैं तो ए नंबर, तो V² बाई P, फार्मूला क्या है बाबू? V² बाई P। तो V² यानी 220 इंटू 220 अपॉन 60, क्लियर। एक शून्य कैंसिल हुआ, क्लियर हुआ। आगे देखिए बी नंबर का अगर करेंगे बाबू तो 110 इंटू 110 अपॉन कितना हो जाएगा बाबू? 60। ये डी नंबर को करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा हम लोगों का 220 इंटू 220 अपॉन 100, तो ये कट जाएगा तो 22 कितना हो जाएगा? 484 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये शून्य शून्य कटेगा तो ये भी हम लोगों का हो जाएगा बहुत ज़्यादा, बी नंबर भी। सी नंबर देखते हैं बाबू 110 इंटू 110 अपॉन कितना बाबू? 100, शून्य शून्य कैंसिल। सबसे आसानी यही है ना, 11 11 121। हमें नहीं लगता कि 121 से कम आएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके 6 से भागा देंगे तो 121 से ज़्यादा ही होगा। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 110 से फिर 6 से भागा देंगे तो ये भी ज़्यादा ही होगा। तो इसलिए हम लोगों का बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना आ रहा है? 121 ओम। 121 ओम। इसके लिए फार्मूला जो हम लोग यूज करेंगे वो फार्मूला क्या रहेगा बाबू? कि जब भी हम लोगों को रेसिस्टेंस निकालना रहेगा तो रेसिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे? रेसिस्टेंस के लिए हम लोग हमेशा फार्मूला अप्लाई करेंगे V² अपॉन P, यानी वोल्टेज का स्क्वायर करेंगे अपॉन हम लोग लिख देंगे पावर, क्लियर। तो सी नंबर ऑप्शन में 121 आ रहा है जो सबसे कम रेसिस्टेंस होगा, तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है ग्राहम बेल। ग्राहम बेल, ठीक है, ग्राहम बेल। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। साथ में इन्होंने कैलकुलस लिखा, कैलकुलस जिसे हम लोग पढ़ते हैं आजकल, कैलकुलस। इसके अलावा न्यूटन ने प्रकाश के से संबंधित भी नियम दिया। न्यूटन का ही नियम है कि प्रकाश जो है वो पार्टिकल्स के प्रॉपर्टी को शो करता है, यह न्यूटन ने बताया था, क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन से पंचायती राज संस्था को स्थापित किया गया? तो ये हम लोग का 73वां संविधान संशोधन था बाबू, जिसमें पंचायती राज को कानूनी मान्यता दी गई। और ध्यान रखेंगे हम लोग कि हमारा जो संविधान है लगभग ये किसी न किसी कंट्री से कुछ ना कुछ लिया ही गया है।
हमारे संविधान में किसी न किसी कंट्री से कुछ न कुछ लिया ही गया है, लेकिन हमारे संविधान में जो पंचायती राज है, हमारे संविधान में जो पंचायती राज है ये अपना है, ये हम लोग किसी से नहीं लिए हैं। ये गांधी जी की एक किताब है, ठीक है, स्वराज, और इसी किताब में इन्होंने चर्चा किया है पंचायत का, और पंचायत के बारे में ये बोलते हैं कि जब तक शासन निचले स्तर पर नहीं होगा, जब तक शासन निचले स्तर पे नहीं होगा तब तक हम लोग एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसी किताब से लिया गया है, 73वां संविधान संशोधन किया गया और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एलोट्रॉफी, एलोट्रॉफी का मतलब होता है बाबू अपरूप, एलोट्रॉफी का मतलब क्या होता है? अपरूप। ध्यान रखना है, समस्थानिक नहीं होता है, अपरूप होता है, अपरूप होता है, ठीक है। एलोट्रॉफ सही है। एलोट्रॉफ्स का मतलब हुआ कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अपने ही जैसे, कोई भी एलिमेंट अपने ही जैसे तत्व बनाता है बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है। जैसे कार्बन के एलोट्रॉफ्स ग्रेफाइट भी है, डायमंड भी है, फुलेरिन भी है, ग्रेफिन भी है। कार्बन सब में है लेकिन सबका स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपरूप, कि एलिमेंट सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा। तो क्लोरीन के भी होते हैं, क्लोरीन 17 भी होता है, क्लोरीन 18 भी होता है, ठीक। क्लियर? हाइड्रोजन है, 1H1 होता है, 1H2 होता है, 1H3 होता है, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। कार्बन का भी C612 भी होता है, C613 भी होता है, C614 भी होता है, लेकिन कॉपर के साथ ऐसा नहीं है। जनरली यहाँ से कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं हम लोग बाबू। ये कॉन्सेप्ट क्या रहेगा हम लोगों का कि जो एलोट्रॉप्स की प्रॉपर्टी होती है ये अधातुएं ही दिखाती है। एलोट्रॉप्स की प्रॉपर्टी अधातुएं ही दिखाती है, धातुओं में इस तरह के कैरेक्टर नहीं होते हैं। यानी एलोट्रॉप्स अपरूपता का गुण केवल धातुएं शो करती है, बाकी कोई धातु, ये अधातु के अलावा और कोई शो नहीं करता है। क्लियर? चलिए, यानी एलोट्रॉप्स अपरूपता की प्रॉपर्टी कौन शो करता है? तो ये नॉन मेटल करते हैं, नॉन मेटल अधातु। अधातु का ये सबसे बड़ा क्वालिटी है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है? तो हमारे शरीर में बाबू अग्नाशय एक ग्रंथि है जिसे पैंक्रियाज कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि जिसे हम लोग पैंक्रियाज के नाम से जानते हैं। पैंक्रियाज के अंदर में पाई जाती है बाबू एजलेट्स ऑफ लैगरहैंस, लैगरहैंस की द्वीपिका जिसे हम लोग कहते हैं। और इसी के अंदर में 4 तरह के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, डेल्टा सेल। और इसी बीटा सेल से बाबू निकलता है इंसुलिन। और यहाँ पे हम लोगों से ग्लैंड की बात कर रहा है तो ये पैंक्रियाज होगा, अग्नाशय होगा। अवटु ग्रंथि का बाबू अंग्रेजी होता है थायराइड। तो थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है बाबू इसे हम लोग बोलते हैं थायरॉक्सिन। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बाबू? थायरॉक्सिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र लेंस की दूरी को एडजस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पार्ट सहायता करता है आंख का? तो बाबू आइरिस जो है ये लाइट को कंट्रोल करता है। हमारे आंख में लाइट जा रहा है, इसको कंट्रोल करता है आइरिस। और हमारे लेंस को एडजस्ट करता है सिलियरी मसल्स, सिलियरी पेशियां, सिलियरी मसल्स जो है ये कंट्रोल करती हैं। क्लियर? निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिकाहीन है? वाहिनीहीन। यहां से देखिए 2-3 कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं अपने ग्लैंड का ही, हमारे शरीर में जो ग्रंथि है तो यहां पे हमने लिख दिया ग्लैंड। तो ग्लैंड जो है बाबू यह 3 तरह के हैं, एक है अंतःस्रावी और एक है बाह्य स्रावी और एक है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, मिश्रित। अभी हालांकि थोड़ी देर पहले ही चर्चा हुई थी, इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। तो जो अंतःस्रावी से जो भी निकलता है ये सामान्यतः हार्मोन होते हैं और इनका ब्लड से सर्कुलेशन हो जाता है, ये ब्लड के थ्रू चले जाते हैं। लेकिन बाह्य स्रावी ग्रंथि से सामान्यतः निकलते हैं एंजाइम, और एंजाइम को जाने के लिए एक अलग से वाहिका की जरूरत होती है, वेसल्स की जरूरत होती है, डक्ट की ग्लैंड। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाबू डक्ट ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसे? डक्ट ग्लैंड।
यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, इससे जो भी मटेरियल निकलता है या जो भी केमिकल्स निकलता है, हार्मोन्स निकलता है, ये ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बाह्यस्रावी ग्रंथि, इससे सामान्यतः एंजाइम्स निकलते हैं और इस एंजाइम्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वेसल्स की जरूरत होती है, पाइप की जरूरत होती है, डक्ट की जरूरत होती है। इसलिए हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं डक्ट ग्लैंड, यानी इसको चाहिए वेसल्स। तो इसलिए वाहिनी युक्त ग्रंथ है, युक्त ग्रंथि होगा हम लोगों का कौन, बाह्यस्रावी। और अंतःस्रावी जो है वाहिका विहीन, यानी इसका अगर हम लोग अंग्रेजी थोड़ा सा लिख ले तो हो जाएगा हम लोगों का डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड। तो डक्टलेस ग्लैंड यानी जिसमें डक्ट नहीं चाहिए, पाइप नहीं चाहिए, तो ये हम लोगों का कौन सा होगा बाबू, अंतःस्रावी ग्रंथि होगा। हम लोग का लीवर जो है यह बाह्यस्रावी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्लियर, पसीने की ग्रंथि जो है यह एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से बाह्य स्रावी ग्रंथि से जो भी मटेरियल निकलता है वो पाइप से जाता है। अब ये पूछ सकता है आपसे कि पाइप से क्यों जाता है, पाइप से ही क्यों जाता है और एक ब्लड से क्यों जा रहा है? तो ब्लड से इसलिए जाता है क्योंकि उसका एटॉमिक वेट कम है, तो वो क्या कर सकता है कि सेल के अंदर जा सकता है, सेल के अंदर वो पास कर सकता है। लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं इसके मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसके कारण ये बायो मेम्ब्रेन में इन नहीं कर सकते, इसलिए ये नहीं जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन से। हम लोगों का बाबू 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। 33 क्वेश्चन को देखेंगे। 33 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है। 33 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है और बताएंगे इसका आंसर। 33 हम लोग कह रहे हैं प्लेग, प्लेग चूहा से फैलता है, ये बात सही है। टैप वर्म सुअर से फैलता है, ये भी बात सही है। रेबिज कुत्ता से भी फैलता है, कुत्ता बंदर गाय भैंस सबसे फैलता है, ठीक है। पोलियो, पोलियो फैलता है बाबू वायरस से, वायरस इसका वाहक है, वायरस के द्वारा ये होता है, बंदर से नहीं होता है, बंदर से नहीं होता है। बंदर से अगर रेबिज पूछे तो हो सकता है। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन हम लोगों का 34 जो है ये डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन है, फार्मूला से क्वेश्चन है हम लोगों का। फार्मूला से है तो हम लोग फार्मूला चेक करेंगे, फार्मूला इसका सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। देखिए जो हम लोगों का इंडिया है या कोई भी सामान्यतः स्पेशली लो भारत का ही लो, तो भारत में क्या है कि कोई भी नदी जो है ये सामान्यतः पूर्व दिशा में बहती है, ठीक है, ईस्ट में बहती है। सामान्यतः कोई भी नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्यतः भारत की सभी नदियां बहती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और ये एक्सेप्शन है, कुछ ही नदियां हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जनरली भारत की जो ढलान है वो पूरब की तरफ है, तो इसलिए सामान्यतः पश्चिम से नदियां निकलती है, पूरब में ढलान है तो चली जाती है। लेकिन कुछ नदियां ऐसी है जो इसके अपोज में है और ये गिनी चुनी नदियां हैं, बहुत सारी नदियां नहीं है। तो यही क्वेश्चन हम लोगों का पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ऐसी कौन सी नदी है। तो ये जनरली पहाड़ी नदियां होती है, ठीक है, पहाड़ के ढलान के अनुसार वो चली जाती है। तो इसमें जो नदी है बाबू नर्मदा, नर्मदा जो है यह नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती भी उसी कैटेगरी की नदी है, लूनी भी उसी कैटेगरी की नदी है। इसके अलावा साबरमती, साबरमती उसी कैटेगरी की नदी है। और एक नदी और है जिसे हम लोग माहे नदी कहते हैं या माही नदी के नाम से जानते हैं, माहे नदी। ये 5 नदियां हैं भारत में जो जस्ट उल्टा दिशा में बहती है, यानी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। और कावेरी नदी बाकी नदियों की तरह कहां से बाबू, तो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। जितनी नदियां पूरब की ओर बहती है ये सामान्यतः बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और जो पश्चिम की ओर बह रही है नदियां वो सामान्यतः अरब सागर में गिरती है। तो इसलिए हम लोग इन नदियों को बोलते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ठीक है। इसमें लूनी नदी से आप लोग याद रख सकते हैं कि जनरली लूनी जो नदी है वो राजस्थान की नदी है। तो राजस्थान में क्या है, पूरा डिजर्ट एरिया है, मरुस्थल है। तो जनरली मरुस्थल की कोई भी नदी समुद्र में जाके नहीं मिलती है सामान्यतः,
मरुस्थल की कोई भी नदी समुद्र में जाके नहीं मिलती है, वो समुद्र ये मरुस्थल में ही विलीन हो जाती है। लेकिन लुनी इसकी एक्सेप्शन है कि यह जा करके कच्छ के रन में समुद्र से मिलती है। गुजरात में कच्छ का रन है जहां पे गधों का अभ्यारण्य है, वहां पे ये जा करके नदी समुद्र से मिलती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 पे फोकस करेंगे बाबू। 37 क्या है इसको देखेंगे हम लोग। 37 क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है बाबू कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस सेट का, ठीक है। 1/6 पृथ्वी पर जितना है गुरुत्वाकर्षण, इसका 1/6 है मून पर, इसका 1/6 है कहाँ बाबू? मून पर, चंद्रमा पर। इसलिए किसी भी व्यक्ति का जो वेट है अगर पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा बाबू? 100 न्यूटन हो जाएगा। वेट भार क्या होगा? बदल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? पहले तो यह समझना होगा बाबू कि ग्रीन हाउस गैस है क्या। तो ग्रीन हाउस गैस वैसे गैस को कहते हैं जो सूर्य से आने वाले इंफ्रारेड रेडिएशन को या इसी को हिंदी में बोलते हैं अवरक्त प्रकाश को अवशोषित कर ले। क्योंकि अवरक्त प्रकाश इंफ्रारेड लाइट का क्या कैरेक्टर है कि यह अपने मार्ग में आने वाली वस्तुओं को गर्म कर देता है। अवरक्त प्रकाश का ये कैरेक्टर है कि यह अपने मार्ग में आने वाली वस्तुओं को गर्म कर देता है। तो जो भी रास्ते में आएगा वो गर्म होगा, तो गर्म होगा तो पृथ्वी गर्म होती है फिर ठंडी हो जाएगी। लेकिन कुछ गैसें ऐसी हैं जैसे CO2 गैस है, अगर CO2 गैस नहीं रहता तो पृथ्वी बिल्कुल ठंडी हो जाती। लेकिन CO2 गैस हम लोग के पृथ्वी के वायुमंडल में 0.03% है, तो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री बना हुआ है। लेकिन हम ही लोगों के वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें हैं जो CO2 से भी ज़्यादा हीट को यानी इंफ्रारेड रेडिएशन को ऑब्जर्व कर सकती है, और ये जब ऑब्जर्व करेगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा, और इस टेम्परेचर बढ़ाने वाली गैसों को ही हम लोग बोलते हैं बाबू ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं इसको, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस में बाबू वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड दिए गए ऑप्शन में बेस्ट आंसर है। बेस्ट आंसर है हम लोगों का। हालांकि अगर इसमें देखें तो नाइट्रोजन तो नहीं करता है ये काम, और ये ओजोन भी नहीं करता है। बाकी मीथेन भी ग्लोबल वार्मिंग गैस है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और हम लोगों का वाटर वेपर भी है। इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी यही काम करते हैं, हेक्सा सल्फर फ्लोराइड भी यही काम करता है। तो ढेर सारी गैसें हैं जो वायुमंडल में आने वाली सूर्य के अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, और जो अवशोषित कर लेती हैं उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस गैस। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इंटरनेशनल अनुवाद दिवस ट्रांसलेशन डे, तो ये 30 सितंबर को मनाया जाता है बाबू। 30 सितंबर को ये डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। 30 सितंबर यानी 30 सितंबर। क्लियर? हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये बेल्जियम है बाबू। ये कंट्री कौन सा है? बेल्जियम कंट्री है। बुद्ध के उपदेश मुख्यतः किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश, तो बुद्ध के उपदेश जो है बाबू ये विचार और आचरण की शुद्धता को शो करता है। ठीक है, ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, ये धार्मिक अनुष्ठान के लिए भी जोर नहीं देते हैं, मूर्ति पूजा भी ये नहीं जोर देते हैं, ये विचारों और आचरण को पालन करते हैं। ये बुद्ध के उपदेश के मुख्य क्या है, एक तरह से कहा जा सकता है मुख्य निचोड़ है, जो बुद्ध के विचार थे। बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। इन्हें शाक्य मुनि भी कहते हैं, इन्हें हम लोग शाक्य मुनि भी कहते हैं, सिद्धार्थ भी कहते हैं। बुद्ध से और महावीर से क्वेश्चन हमको ध्यान आता है बाबू कि जनरली बुद्ध जब घर छोड़े थे तो उस समय इनका उम्र था कितना? बुद्ध का उम्र कितना था? घर छोड़े थे तो 29 साल। 29 वर्ष के उम्र में बुद्ध ने घर छोड़ दिया था, और इनको 6 साल बाद यानी 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हो गया बुद्ध को। और एक और इन्हीं के समकालीन है जिनका नाम है महावीर। महावीर जो है 30 साल में घर छोड़े थे, और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ 12 साल बाद यानी 42 वर्ष की उम्र में। सोच सकते हो यहाँ से काफ़ी कंक्लूजन निकलता है, जिसको अगर आप लोग सोचे तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि 29 साल में बुद्ध निकलते हैं तो 6 साल में ही ज्ञान मिल जाता है, और 1 साल लेट करके निकलते हैं महावीर तो दुगना समय लग जाता है, 12 साल। ठीक उसी तरह से हम लोग का तैयारी का भी है
कि अगर हम लोग तैयारी एक दिन लेट होते हैं तो आगे कितना लेट हो जाएगा कोई पता नहीं। इसलिए जो सामने वैकेंसी है उसको टारगेट करके समय को न गंवाए हुए हम लोगों को अपने काम पे फोकस करना चाहिए, यानी पढ़ना चाहिए, ताकि आसानी से हम लोग एग्जाम पास कर सकें। क्लियर? तो बुद्ध और महावीर से ये चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं। सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन थे? ठीक है, तो ये थे बाजीराव। हाल ही में देखे होंगे आप लोग मूवी, याद है? बाजीराव हैं ये। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित में से पेशाब करता है, यानी एक व्यक्ति एक दिन में कितना लीटर यूरिन पास करता है? तो एक व्यक्ति एक दिन में 1.5 लीटर यूरिन पास करता है। हमारा किडनी 24 घंटे में 120 लीटर से लेकर के 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है, जिसमें से 1.5 लीटर यूरिन होता है। और इस यूरिन की बात करें बाबू तो इसमें 95% पानी होता है। हमारे यूरिन में 95% पानी होता है, 2% यूरिया होता है, और बाकी जो 3% बचा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम सब रहता है 3% में। लेकिन मैक्सिमम क्या है? पानी है। मैक्सिमम क्या है? पानी है 95%। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से मरुस्थल में वनस्पति की कमी होती है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। 30 सेकंड आपके पास समय है। 30 सेकंड आपके पास समय है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। क्या दे रहे हैं आंसर? क्या दे रहे हैं आंसर? इसमें लग रहा है कि सब सही है, नहीं लेकिन रीजन क्या है? वर्षा की कमी। वर्षा की कमी। तो बेस्ट आंसर क्या होगा बाबू? वर्षा की कमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का शुरू किया? तो ये है हम लोगों का बिहार। क्या है बाबू? बिहार। दिए गए ऑप्शन में बिहार कहीं नहीं है, ठीक है, इसलिए आंसर हम लोग बिहार करेंगे। आंसर आप लोग सुधार लीजिएगा, सुधारना पड़ेगा, एक क्वेश्चन का ऑप्शन कर। चलिए आगे देखते हैं बाबू। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक मिश्रण को विलीन करेगा? ठीक है, आयनिक कंपाउंड जो भी हैं उनके लिए पानी सफिशिएंट है। पानी को हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक विलायक। क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। और 0.15 केल्विन पानी का त्रिक बिंदु कहलाता है। पानी का त्रिक बिंदु कहलाता है क्योंकि पानी इसी फेज में सॉलिड भी रहता है, लिक्विड भी रहता है और साथ में गैस भी रहता है, इसलिए यह त्रिक बिंदु कहलाता है। यह कहलाता है त्रिक बिंदु। पानी जो है दो चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, ठीक है। और पानी एक यौगिक है, ठीक है। यौगिक का सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या होता है कि यह जिससे मिलकर बना होता है उसके प्रॉपर्टी को यह फॉलो नहीं करता है। जैसे अगर हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी कैसा है? यह विस्फोटक प्रवृत्ति का होता है। कैसा? विस्फोटक। और ऑक्सीजन कैसा है बाबू? यह जब विस्फोट करेगा तो उसका सहायता करेगा, सहायता करेगा। लेकिन H2O का कैरेक्टर क्या है? H2O का कैरेक्टर क्या है? H2O ना तो विस्फोट करता है ना करने में सहायता करता है। ये क्या करेगा? बुझा देगा। इसका कैरेक्टर क्या है? बुझाने का, यानी बिल्कुल दोनों से डिफरेंट कैरेक्टर को शो करता है ये H2O। और इसी तरह से हर एक यौगिक के साथ है, क्योंकि यौगिक का प्रॉपर्टी है कि जिससे मिलकर बने होते हैं उस एलिमेंट के प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करते, बल्कि इनका एक अलग अपना प्रॉपर्टी होता है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 5000 जो छात्रवृत्ति मिलता था उसको कितना कर दिया गया है? तो बाबू ये 17 सितंबर से कर दिया गया है 50,000। 17 सितंबर से यह राशि हो गई है 50,000 रुपया। पहले कितना था? 5,000 था। 5,000 था, अब है 50,000। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद ढेर सारे फायदे हुए हैं जम्मू कश्मीर को, ठीक है। वहां पे अभी पंचायती चुनाव भी हुआ तो छोटे छोटे नेता उभर करके सामने आए हैं जो कि काफ़ी अच्छे तरह से शासन कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस पुरस्कार के लिए बुलाया गया था? तो इनको बाबू जिस पुरस्कार के लिए बुलाया गया था यह नोबेल शांति पुरस्कार है, हालांकि मिला नहीं है।
ठीक है, बुलाया तो गांधी जी को भी गया था, ठीक है, 2 बार बुलाया गया, तीसरा बार मिलने वाला था, तब तक नाथूराम गोडसे उनको भगा दिया। चलिए, भारत में सबसे अधिक किसका आयात करते हैं हम लोग, कौन सा मिनरल्स का? तो ये सल्फर है बाबू, सल्फर है ये। किस बैंक प्रबंधन आदित्यपुरी को, तो ये HDFC बैंक है बाबू, HDFC बैंक, HDFC बैंक। मानचित्र पर समुद्र तल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने के लिए खींची गई रेखा का नाम क्या है? तो समान ऊंचाई को जोड़ने वाले रेखा को हम लोग आइसोहाइट बोलेंगे, हिंदी में उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, समोच्च रेखा बोलेंगे। और समान वायुमंडलीय दाब को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहेंगे। अक्षांश रेखा, जैसे ये हुआ हम लोगों का पृथ्वी, तो इस तरह से जो रेखाएं हैं इसको देशांतर बोलते हैं, और जो इस तरह से रेखाएं हैं इसको अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, तो ये अक्षांश है और ये हम लोग का जो खड़ा लाइन है ये देशांतर है, अक्षांश और देशांतर। साधारण तापमान पर जल द्रव रूप में और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रूप में, ऐसा ये क्यों होता है बाबू? क्योंकि जल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बंध है, काफ़ी मजबूत बंध है, इसलिए जो है सेम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, गैसियस फॉर्म में है, और वाटर जो है वह हम लोगों का लिक्विड फॉर्म में है। वाटर जो है हम लोगों का लिक्विड फॉर्म में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, कहाँ है क्वेश्चन? क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन आप लोग पढ़ते रहिए, क्वेश्चन अच्छा लगता है बाबू तो शेयर करते रहना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये लाभ मिल सके, स्वार्थी नहीं बनना है। नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं, तो ये जो लेगुमिनस कुल के पौधे होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं दलहन पौधे, तो दलहन पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु रहता है। कौन रहता है बाबू? राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है, और यह जीवाणु करता क्या है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर के नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, स्थिरीकरण करता है। और यही कारण है कि दलहन पौधों में प्रोटीन ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट है, और नाइट्रोजन इसको कौन देता है? राइजोबियम। यह राइजोबियम को क्या देता है? तो राइजोबियम को यह रहने के लिए घर देता है। राइजोबियम को रहने के लिए दलहन पौधा क्या दे दिया? घर दे दिया, आवास दे दिया, और बदले में यह राइजोबियम जीवाणु क्या करता है? तो इसको दे देता है नाइट्रोजन। तो दोनों को फायदा है ना, एक को भोजन मिल गया, दूसरे को नाइट्रोजन मिल गया। तो ऐसे संबंध को जिसमें दोनों को फायदा पहुंचे, दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसे संबंध को सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं, सहजीवी संबंध बोलते हैं। तो राइजोबियम और दलहनी पौधा ये किसके एग्जाम्पल होंगे बाबू? तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे सहजीवी संबंध के, सहजीवी संबंध के यही एग्जाम्पल हो जाएंगे बाबू। ध्यान रखेंगे हम लोग, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? इंडियन नेशनल आर्मी जो है, अगर सुभाष चंद्र बोस न रहें तो रास बिहारी बोस हम लोग आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को रास बिहारी बोस नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो सुभाष चंद्र बोस देना होगा। और चूंकि दोनों मिलकर के, रास बिहारी बोस ने ही इसका गठन किया था, लेकिन पूरा का पूरा उसका कमान संभाल लिया किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसलिए हम लोग के जनरल कंपटीशन में दोनों साथ में कभी नहीं रहते हैं, या तो वो रहेंगे नहीं तो ये रहेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे आंसर सही है। लाला लाजपत राय जो साइमन कमीशन का विरोध करने वाले व्यक्तियों में से एक हैं, जिन पर लाठीचार्ज हुआ और इनका कुछ दिनों के बाद मौत हो गया। इनका स्टेटमेंट भी था कि मेरे ताबूत में एक एक जो कील है वो अंग्रेजी शासन के लिए क्या होगी? भागने का कारण होगी, उसका कारण होगा। महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता कहते हैं। इनको पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको पहली बार राष्ट्रपिता कहा था किसने बाबू? इनको कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, रेडियो के माध्यम से। किसके माध्यम से? रेडियो के माध्यम से। बाल गंगाधर तिलक से एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक लेखक है जिसका नाम है वैलेंटाइन सिरोल। ये लेखक है कहाँ का भाई? इंग्लैंड का। इसने किताब लिखा जिस समय भारत में चल रहा था होम रूल आंदोलन जिस समय भारत में चल रहा था, उस समय वैलेंटाइन सिरोल ने किताब लिखा। उस किताब का नाम था अनरेस्ट इंडिया यानी अशांत भारत। इस किताब में इसने यही लिखा कि भारत में जो अशांति है,
इसके लिए दो ही कारण है। दोनों कौन कारण है? तो एक बोला कि जो आर्य समाज है वो कारण है, कि आर्य समाज भी भारत की अशांति का कारण है, और दूसरा बोला कि ये बाल गंगाधर तिलक अशांति के कारण है। बाल गंगाधर तिलक को क्यों बोला? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ये मराठा और केसरी पेपर में संपादक का काम करते थे, और ये संपादकीय बहुत भड़काऊ लिखते थे। जिस समय प्लेग बीमारी इंडिया में चल रही थी, तो प्लेग बीमारी में क्या हो रहा था कि अंग्रेज आते थे घर में, जिसको देखते थे कि पेशेंट है तो उसको पकड़ के ले जाते थे, क्योंकि रहेगा तो बाकी भी मरेंगे। जैसे कोरोना में हो रहा है, सरकार आ रही है, देख रही है कोरोना वाला पेशेंट है, पकड़ के ले जा रहा है। उस समय भी यही स्थिति था। लेकिन जिस तरह से आजकल करप्शन है थोड़ा बहुत, उस समय भी था। तो बाल गंगाधर तिलक ने पेपर में लिखा कि भारतीयों का खून ठंडा हो गया है, क्योंकि इनके घर में अंग्रेज घुस रहे हैं और माँ बहनों को जबरदस्ती ले जा रहे हैं। तो ये बात सुना भाई कौन? तो महाराष्ट्र के दो ब्राह्मण भाई, ठीक है, दोनों का खून गर्म हुआ और जा करके प्लेग ऑफिसर का क्राइम कर दिया। भारत में पहली बार किसी अंग्रेज का क्राइम हुआ और उसके रिस्पॉन्सिबल थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को इसलिए वेलेंटाइन सिरोल ने कहा कि ये भारतीय शांति के जनक हैं। तो आर्य समाज शांत रह गया। होम रूल आंदोलन जब एकदम पीक पे था, देश आजाद होने की स्थिति में था, तो ये इस किताब वाले लेखक पे केस करने चले गए इंग्लैंड। और तब अंग्रेजों ने पूछा एनी बेसेंट से कि आप ऐसा क्यों कर रही है, तो एनी बेसेंट को समझा बुझा करके होम रूल का आंदोलन ले लिया, खत्म हो गए। हम लोग 1916 में आज़ाद नहीं हुए, ठीक है। 1916 के बाद फिर भगत सिंह के टाइम में आज़ाद होने वाले थे, उस समय भी नहीं हुए। फिर उसके बाद हम लोग लास्टली गांधी जी के प्रयासों से आज़ाद हुए। हालांकि बहुत लोग इसको नहीं मान रहे हैं आजकल कि गांधी जी देश को आज़ाद करवाए थे, ठीक है। हालांकि गांधी जयंती आज ही है ना जी, कल ही था। चलिए चलिए, तो आज का हम लोगों का जीएस का पूरा पेपर खत्म हुआ, और बाकी सेट का भी सॉल्यूशन इस बार अलग अलग दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा और इसको पढ़िए आप लोग। और जो हम लोगों का टेस्ट चल रहा है, साइंस का भी टेस्ट एक चल रहा है बाबू, और एक एनटीपीसी का अल्टरनेट डे में चल रहा है। दोनों आपके लिए यूजफुल है, और आपको भी अगर लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपके लिए यूजफुल है, ठीक है, और होना ही है, ऐसा नहीं है कि आपके सोचने से नहीं होगा, वो होना ही है कि आपके काम का ही है, आप ही के लिए मेहनत सब कुछ किया गया है। तो आप लोग के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में बाबू, तब तक के लिए धन्यवाद।